तो ये है आपकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय विच तो ये है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड वन लेयर टू द अनदर लेयर। मतलब फ्लूइड जो है आपका वो एक दूसरी अपनी लेयर जो है उनके बीच में क्या करता है? मूवमेंट का रेजिस्टेंस करता है। एज लाइक फ्रिक्शन, एनालॉजी बना लो। फ्रिक्शन में क्या होता था? मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन रेजिस्ट किधर करता था? इधर लगता था। ये भी फ्लूइड के अंदर का फ्रिक्शन है जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। हुआ क्लियर? तो अगर फ्लूइड हमारा मूव हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कौन करेगा? उसका रेजिस्टेंस विस्कोसिटी करेगा। एक लेयर दूसरी लेयर पे होती है। हुआ क्लियर? जैसे मान लेते हैं ये मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल है, यहाँ पे मैंने स्पीड ले ली और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ले ली y डायरेक्शन में, ठीक है, एक हाइट होती। तो u यहाँ पे एक वेलोसिटी प्रोफाइल है, u यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, u प्लस du यहाँ पे वेलोसिटी है। इन दोनों के बीच में कितनी वेलोसिटी इंक्रीमेंट हुआ? du। कितनी डिस्टेंस के लिए? dy डिस्टेंस के लिए, मतलब dy हाइट के लिए। हुआ क्लियर? दो लेयर के बीच की डिस्टेंस है dy। तो इसके ऊपर न्यूटन्स ने लॉ दिया जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता है शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। हुआ क्लियर? मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, आप दोनों चीजें नोट करोगे। यहां पे लगाओगे क्रॉस, यहां पे लगाओगे राइट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। हमें कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का। हुआ क्या क्लियर? देखो यहां पे क्या दिक्कत है, ये कह रहा है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा, तो ये तो हुक्स का लॉ जैसा हो गया। हुआ क्लियर? लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। यहां पे स्पीड आ गई ना, तो स्पीड टाइम डिपेंडेंट चीज है। डी क्या हो गया? मतलब वेलोसिटी या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम आ रहा है इसके अंदर, तो टाइम आ रहा है डी थीटा अपॉन डी टी। मतलब इतना शियर है तो एंगुलर डिफॉर्मेशन अपॉन रेट। रेट का मतलब डी टी से डिवाइड कर दो। हुआ क्लियर? तो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ये है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, हम हर जगह पे थीटा थोड़ा ना, मतलब आप एज्यूम करते रहोगे, थीटा आप डिफाइन करते रहोगे। यहां पे क्या होता है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाता है। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या करता है? हमारी प्रोफाइल को मेजर करने के लिए काम आता है। तो हम क्या लॉ देते हैं? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। तो यहां से क्या आ गया? टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ये जो म्यू है ना, ये हमारी क्या है? विस्कोसिटी है। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको मैं विस्कोसिटी बोलूं, इसको मैं डायनामिक विस्कोसिटी बोलूं, बात तो एक ही होगी। डायनामिक का मतलब क्या होता है? मोशन हो रहा है तो मोशन ले लो यहां पे म्यू। हुआ क्लियर? तो ये है आपका विस्कोसिटी। फटाफट नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं इसके अंदर आगे। चलो देखो, अब बात आ गई आपकी विस्कोसिटी की। तो म्यू आपके पास में विस्कोसिटी है। अब इस विस्कोसिटी की डिपेंडेंसी क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी एमएलटी क्या है, इसके अलग अलग नाम क्या है यूनिट के, वो सब अभी डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारा लॉ क्या कहता है? टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यहां से निकाल लो, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। देखो ये होगी आपकी वेलोसिटी। चलो मैं इसकी यूनिट लिख देता हूं। ये क्या होती है? स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर। तो इसका घटा तो क्या आया? ये तो हो गया पास्कल अपॉन मीटर से मीटर पर
सेकेंड। ये देखो मीटर से मीटर कैंसल आउट हो, 1/सेकेंड ऊपर चला जाएगा, ऊपर क्या हो गया, सेकेंड आ गया। तो पास्कल इंटू सेकेंड मेरा क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये भी एक इसकी यूनिट होगी, ये भी एक इसकी यूनिट होगी। हुआ क्लियर? चलो अब न्यूटन हमारी फंडामेंटल तो नहीं है, इसको फंडामेंटल बनाते हैं। F इज इक्वल टू एम ए होता है, ये होता है न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस चीज को यहां पे पुट कर दो, क्या आया, न्यूटन का केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड अपॉन में क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो सेकेंड से सेकेंड गया, मीटर से 1 मीटर बचा, तो बचा क्या, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। हुआ क्लियर? तो यहां से हमारे पास में एक चीज आती है, वो क्या है, वो ये है कि पास्कल इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ये किसके इक्वल होता है, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड। यहां तक क्लियर है? चलो अब इसकी देखते हैं आगे अपन सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी सीजीएस यूनिट डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि न्यूटन को सीजीएस में क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है डाइन, सेकेंड का सेकेंड, मीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है वो बताओ आप। क्यों? क्योंकि अगर हम डाइन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास में चेंज होके क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट बन जाएगी। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, ये इस यूनिट का नाम होता है पॉइज। तो ये होता है, आप देखो मीटर स्क्वायर को आप चेंज करो सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, यहां पे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया 10⁻², उसका स्क्वायर, तो यहां पे हो गया 10⁻⁴। और न्यूटन को डाइन में चेंज करते हो तो कितना करते हो, 10⁻⁵, तो ये हो गया 10⁻⁵। तो आंसर क्या आया हमारा, 10 बचा, तो 10 पॉइज। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, इज इक्वल्स टू, मैं अलग अलग मार्कर से लिख देता हूं रेड से, तो ये हो जाएगा आपका 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 पॉइज। चलो यहां तक क्लियर है। अब इसी यूनिट को इसमें चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, 10 केजी का ग्राम में, ग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड। मीटर को आप किस में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। चेंज करके देख लो, केजी का कितना आएगा, 10⁻3, मीटर का कितना है 10⁻2, बचा कितना 10, तो ये यहां पे लिख दिया 10 ग्राम पर सेकेंड। इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 10 पॉइज। चलो ये तो हो गया हमारा यहां तक क्लियर। अब क्या आता है, ये 10 पॉइज तो हमने बोल दिया कि सर अब जो है हम बोलेंगे सेंटीपॉइज कितना होता है। 1 सेंटीपॉइज का मतलब क्या हो गया, देखो हमेशा चीज याद रखना, मिली लग गया 10⁻⁻3, सेंटी लग गया 10⁻⁻2, तो ये पॉइज है। पॉइज को हमें सेंटी में चेंज करना है, सेंटी पॉइज बनाना है, तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास में, एक छोटी सी चीज है और कुछ नहीं है, 1/100 पॉइज को मैं क्या बोलूंगा, देखो 10⁻⁻2 है, इसको मैं बोलूंगा
सेंटीपॉइज। ये मैंने क्यों लिखा, ये सेंटीपॉइज है क्या, इसका अस्तित्व क्या है? हम क्या बोलेंगे कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 सेंटीपॉइज। एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड म्यू ऑफ वाटर इज 1 सेंटीपॉइज। हुआ क्लियर? इतनी सी बात के लिए हमें याद रखना पड़ेगा। मान लो आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसके अंदर आपको म्यू की वैल्यू नहीं दे रखी, वो क्या कह रहा है, मेरे पास में प्योर वाटर है, हुआ क्लियर, स्टैंडर्ड वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसने ये हिंट दे दिया ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करोगे, म्यू की वैल्यू 1 सेंटीपॉइज उसको पुटअप करोगे। क्लियर है क्या? वहां पे म्यू की वैल्यू गिवन नहीं होगी, दिमाग ज्यादा चलाओगे तो क्या बोलोगे, सर इसमें तो म्यू की वैल्यू गिवन ही नहीं थी। म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है तो क्वेश्चन आपका बोनस हो जाएगा, बोनस नहीं होगा। हुआ क्लियर? याद रखना ये चीज। और अगर सिंपल सा अगर क्वेश्चन बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा तो वाटर की विस्कोसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, ऑप्शन दे देगा 1 सेंटीपॉइज, 100 सेंटीपॉइज, 0.01 सेंटीपॉइज, या फिर 1 पास्कल इंटू सेकेंड। आप क्या लिखोगे, 1 सेंटीपॉइज। फटाफट नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, आगे क्या है कि ये तो हो गया इसकी यूनिट्स के बारे में। अब एमएलटी निकालनी तो क्या लिखोगे, m1 L-1 T-1, सिंपल सा है। ये देखो, ये जो छोटे छोटे एनालिसिस होते हैं ना, ये ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जब यही क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पे कैलकुलेशन करने का टाइम है ना, वो मत वेस्ट करना बस, क्योंकि टाइम ही इंपॉर्टेंट है। वहां पे टाइम मैनेजमेंट अगर आ गया और एक्यूरेसी मेंटेन कर ली तो कौन रोक सकता है आपका सिलेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको हम बोलते हैं न्यू। ये क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ऑल्सो नोन एज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। कैसे, देखो, न्यू इज द म्यू अपॉन रो, ये होती है इसकी डेफिनेशन। चलो, ये डेफिनेशन होगी। इसकी यूनिट क्या होती थी, अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो म्यू की यूनिट क्या होती थी, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड, और रो की यूनिट क्या होती थी, केजी पर मीटर क्यूब। डिवाइड करो, न्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, म्यू बाय रो इज इक्वल्स टू केजी से केजी कैंसिल आउट हुआ, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, मीटर स्क्वायर बच गया, ऊपर आ गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। चलो, ये भी समझ में आता है। अब ये तो होगी इसकी एमकेएस में यूनिट। अगर सीजीएस में देखें तो सीजीएस में क्या हो जाएगी, सीजीएस के लिए मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसको हम बोलते हैं स्टोक्स। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 10⁴ स्टॉक्स। हुआ क्या क्लियर? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है ना? अब एक चीज बताता हूं आपको जो मैं सॉम में भी डिस्कस कर चुका हूं। केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस मीटर स्क्वायर पर सेकंड को आप कैसे भी करके न्यूटन नहीं बना सकते। क्यों?
क्योंकि केजी इसमें है ही नहीं। हुआ क्लियर? अगर अंडर रूट में होता तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, यहां पे डिवाइड में होता केजी तो हम क्या करते, उसको कैसे करके न्यूटन बनाने की कोशिश कर लेते, लेकिन यहां पे न्यूटन बन ही नहीं सकता है। अगर न्यूटन नहीं बन सकता है तो यहां पे क्या होगा, फोर्स कंसीडर ही नहीं हुआ, मतलब यहां पे फोर्स है ही नहीं। अगर फोर्स नहीं है तभी तो हम इसका क्या नाम बोल रहे हैं, काइनेमैटिक। काइनेमैटिक मतलब एमए आ गया है, अगर एमए आ चुका है तो फोर्स को लेना ही नहीं है, इसलिए इस विस्कोसिटी का नाम क्या है, काइनेमैटिक। क्यों? क्योंकि यहां पे फोर्स का कंसीडरेशन है ही नहीं। हुआ क्लियर? चलो नोट करो फटाफट। अब आगे देखते हैं। देखो यहां तक होने के बाद में हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि भैया विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है, रीजन बता दो हमें। तो अब हमारे पास में दो टॉपिक बचते हैं विस्कोसिटी के, एक तो बचता है रीजन और दूसरा बचता है इसका वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन म्यू। ये दो बचते हैं बस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रीजन देख लेते हैं। विस्कोसिटी का रीजन क्या है? विस्कोसिटी का रीजन है, ध्यान से सुनना, विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। म्यू इज ड्यू टू कोहेजन एंड molecular momentum exchange between layers। दो लेयर्स के बीच में कोहेजन है और मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज है, तो वहां पे आपका क्या होगा, विस्कोसिटी वही प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है क्या? अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है वो मैं बताता हूं। कोहेजन और एडहेशन दो वर्ड है। कोहेजन, एडहेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो कोहेजन का मतलब है एक एटम है दूसरा एटम है, दोनों सिमिलर होने चाहिए, उनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। लेकिन एक है मेरे पास में H2 का, एक है मेरे पास में N2 का, तो अगर ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसको एडहेशन बोलूंगा। क्यों? क्योंकि डिसिमिलर मेटल्स है, सॉरी डिसिमिलर एटम्स है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि सिमिलर हो जाता है, अट्रैक्शन between like molecules, तब तो आप क्या बोलोगे, ये कोहेजन है। और मैं यही लिखूं अट्रैक्शन बिटवीन अलाइक मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या बोलोगे, एडहेशन है। अब देखो कोहेजन और एडहेशन में कौन से में लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे, कौन से में डिसलाइक मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर अलाइक मॉलिक्यूल्स होंगे, वो याद रखने के लिए हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अलाइक का ए हो गया, एडहेशन का ए हो गया। हुआ क्लियर? ये हो गई हमारी छोटी सी ट्रिक। अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। जहां पे कंफ्यूजन आता है वहां पे एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होती है। जैसे ही एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हुई, नेगेटिव दिया, नेगेटिव देते सिलेक्शन रुक गया। याद रखना ये चीज, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। कंसेप्ट बनाओ, इतने अच्छे बनाओ कि कंफ्यूजन ही ना हो। कोहेजन मतलब अट्रैक्शन बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक मींस सेम। एडेशन अट्रैक्शन बिटवीन अलाइक मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो कोहेजन एक रीजन है विस्कोसिटी का आने का। एक मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज क्या है, एक एटम ऐसे आ रहा है, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, स्टैटिक फेज में है, चल नहीं रहा है, ये मोशन नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा, इसमें मोशन करेगा, तो अब दोनों चलने लग जाएंगे।
क्यों? क्योंकि इसने अपना मोमेंट जो है वो इसको ट्रांसफर कर दिया। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये मोमेंटम इसको ट्रांसफर हुआ तो ये आगे चला। हो सकता है इसकी स्पीड कम हो जाए, हो सकता है परफेक्ट इलास्टिक हो तो दोनों साथ में चल जाए, ठीक है, ये स्टेशनरी हो जाए वो आगे चल जाए। तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होता जा रहा है, उसकी वजह से क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है, मोशन होने नहीं देता है ये। कोहेजन है, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को क्या किया? चिपका लिया, मतलब उसको अट्रैक्ट कर लिया। सिमिलर है ना, अट्रैक्ट कर लिया। तो क्या वो एक दूसरे को छोड़ने की कोशिश करेंगे? हम तो मूवमेंट करवा रहे हैं ना, मूवमेंट में एक जगह तो बैठे नहीं रह सकते। तब क्या होता है? वो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना मूवमेंट को, फिर क्या होता है? विस्कोसिटी इन द फ्लूइड। खत्म। ये रीजन है इसका। हुआ क्लियर? ये रीजन है इसका। अब देखते हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो हमारे पास में फ्लूइड कितने हैं? एक है लिक्विड और एक है हमारे पास में गैस। तो देखो ये क्या कहता है, लिक्विड के अंदर कोहेजन फोर्स की वजह से होता है या मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज की वजह से होता है? इन दो चीजों की वजह से होता है, ये तो हमें पता है। लिक्विड में डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है? कोहेजन है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे क्या होते हैं? पास पास में होते हैं। किसकी बजाय? इसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ गैस। क्लियर है? ताकि इनके अंदर जब कोहेजन होगा तो ये एक दूसरे को खींचे रखेंगे। तो कोहेजन यहां पे ज्यादा इफेक्टिव है। तो हम क्या बोल देंगे? ड्यू टू कोहेजन। मैंने ओनली नहीं लिखा है, ये भी याद रखना, क्योंकि थ्योरी में क्या होता है ना, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। ओनली नहीं लिखा है। कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज की वजह से होता है, लेकिन लिक्विड के अंदर मान लो 99% इसकी वजह से हुआ है, लेकिन 1% तो इसकी वजह से ना हुआ, दोनों की वजह से। लेकिन डोमिनेटिंग कौन है? ये है डोमिनेटिंग। इसलिए मैंने लिखा है यहां पे ड्यू टू कोहेजन, और यहां पे क्या लिखा है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। क्लियर है क्या? ओनली नहीं लिखा है, याद रखना फिर से। अब ड्यू टू कोहेजन हो रहा है, तो कोहेजन के अंदर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हैं। हम टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे तो कोहेजन क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? सोचो, अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर जाने की कोशिश करते हैं, टूटते हैं, तो कोहेसिव फोर्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा। कैसे होगा? एक आइस लेके आओ, आइस सॉलिड है, उसको गर्म करो, पानी हो जाएगा। सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच में सबसे ज्यादा कोहेजन किस में है? सॉलिड में, ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर देने पे कोहेजन कम होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कोहेजन। और लिक्विड में कोहेजन किसकी वजह से है? लिक्विड में कोहेजन की वजह से विस्कोसिटी है। तो मैं ये लिख सकता हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। और यहां पे क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। मतलब गैस के एटम है ही दूर दूर, तो कोहेजन तो डोमिनेटिंग है नहीं, तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, इस पार्टिकल ने यहां पे आके इसको स्ट्राइक किया तो ये घूमा, और ये क्या होगा? जब ये पार्टिकल क्या है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो एक रेगुलर शेप में अगर मोशन करवाना चाहें तो ये पार्टिकल इसको क्या करेगा? रोकने की कोशिश करेगा। जब ऐसे रोकने की कोशिश करेगा, यही तो क्या करेगा? हमारा विस्कोसिटी को बढ़ाएगा। हुआ क्लियर? तो विस्कोसिटी बढ़ाना मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना। तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर लिक्विड में बढ़ाओगे वैसे वैसे विस्कोसिटी कम होती जाएगी। दोनों का अगर मैं कंबाइंड ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। हुआ क्लियर? अब हाइपरबोलिक कर्व है, तो अब बताओ ये कैसे कैसे डिफाइन हो रहा है। चलो ऑर्डिनेट एब्सिस से बना देते हैं। यहाँ पे म्यू हो गया आपका, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया,
और इसको मैं यहां से कट आउट कर देता हूं। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे ये कर्व क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे म्यू कम हो गया, तो इसका मतलब ये कौन सा है, लिक्विड का है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है म्यू की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये किसका है, ये गैस का है। इसको ऐसे इनफाइनाइट पे मिलता हुआ मानोगे। हुआ क्लियर? चलो, ये हो गया आपका विस्कोसिटी का चैप्टर कंप्लीट। अब आप एक बात बताओ कि विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितने पैरामीटर्स पे डिफाइन कर रही है, म्यू और रो पे। जब म्यू और रो का डिवाइडेशन कर दिया तो वहां पे न्यूटन है ही नहीं, देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या मैं ये लिख सकता हूं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फोर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। याद रखना ये चीज। और इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक मैंने यहां पे ओनली नहीं लिखा है, ये चीज याद रखना एकदम। क्लियर है? नोट करो फटाफट, फिर अपन करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा